प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपना लिखित प्रश्नों को कर रहे हैं। पाठ है छठा, ब्रेल लुई, और आज हम इसका तीसरा भाग करेंगे, स्पष्ट करो। और इस प्रश्न को आपको पाठ्य पुस्तक में ही करना है क्योंकि जगह दी हुई। तो तीसरा प्रश्न करते हैं, लिखित का तीसरा प्रश्न। लिखित का तीसरा प्रश्न है, स्पष्ट करो। लुई के जीवन में प्रकाश आ गया। वाक्य है, लुई के जीवन में प्रकाश आ गया। लुई के जीवन में प्रकाश आ गया, इसका हमें व्याख्या करनी है। तो जब हम कहेंगे कुपरे गांव में जो नया पादरी आए थे जिनका नाम था जैक्विन स्पेलुई, जब उन्होंने लुई को देखा तो वे क्या करते थे, लुई को बाइबल की कहानियाँ सुनाते थे। अलग अलग विषय उनको बताया जाता था, इतिहास का, विज्ञान का, पशु पक्षियों के बारे में, फलों के बारे में, फूलों के बारे में उन्होंने लुई को समझाया, सिखाया, संगीत की शिक्षा दी। तो इसी को कहा गया है कि एक तरह से उस नए पादरी के आ जाने पे लुई के जीवन में प्रकाश आ गया। तो यही हम लिखेंगे, जीवन में प्रकाश आ गया। तो इसका क्या अर्थ है कि ज्ञान का प्रकाश आ गया। लुई तो नेत्र बाधित हो गए थे, अब तो उन्हें दिखता नहीं था, लेकिन तो वे कैसे प्रकाश देख सकते थे? यहाँ पे किस प्रकाश की बात कही गई है? यहाँ पे ज्ञान रूपी प्रकाश की बात की गई है। तो लुई के जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश आ गया। तो हम लिख रहे हैं इसे, और लुई के जीवन में, लुई के जीवन में ज्ञान का प्रकाश आ गया। क्या इसका अर्थ है? ज्ञान का प्रकाश आ गया। आ गया, ज्ञान का प्रकाश आ गया। दूसरा है ख। लुई ने ठान लिया। लुई ने ठान लिया कि वह जीवन में कुछ करके दिखाएगा। जीवन में कुछ करके दिखाएगा। करके दिखाएगा। यही लिखते हैं, जीवन में कुछ करके दिखाएगा।
कुछ करके दिखाएगा। लुई ने प्रण कर लिया कि, ठान लिया का क्या अर्थ होता है? प्रण कर लेना, ये तो हमें पता ही है। ठान लेना एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है प्रण कर लेना या फिर पक्का इरादा कर लेना। तो हम इसी जो मुहावरे को की व्याख्या कर देंगे। लुई ने ठान लिया कि वह जीवन में कुछ करके दिखाएगा, कुछ करके दिखाएगा। पूर्ण विराम। हमारा अगला वाक्य है ग। लुई को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। लुई को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। हमारा अगला है ग। लुई को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। दिखाई देने लगी। ये कब की बात है? जब ये फ्रांसीसी सज्जन आए थे जिनका नाम चार्ल्स बारबियर था। जब वे आए अंध विद्यालय में पेरिस में, जिसमें कि लुई पढ़ा करते थे, और उन्होंने अपनी एक लिपि दिखाई जिसे छूकर पढ़ा जाता था। सैनिक इसे अंधेरे में छूकर पढ़ते थे, अपने जो सेना के गुप्त संदेश हुआ करते थे। ये देखकर लुई को नई प्रेरणा, अरे हम कहेंगे नई लिपि बनाने की प्रेरणा मिली। तो यही बताया गया कि लुई को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी जब उन्होंने देखा कि ऐसी लिपि जिसे कि छूकर पढ़ा जा सकता है, तो ये तो दृष्टिबाधित के लिए बहुत ही काम का होगा, और उन्हें एक नई लिपि बनाने की प्रेरणा भी मिली। तो यही लिखेंगे, इसका क्या अर्थ हो गया? लुई को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी, क्योंकि भाई लुई तो क्या थे? दृष्टिबाधित थे, उनको दिखाई तो नहीं दे सकता था। लेकिन जब उन्हें प्रेरणा मिली कि वे भी छूकर पढ़ने वाली एक लिपि बना सकते हैं या ऐसी लिपि बनाई जा सकती है, तो उन्हें एक तरह से हम कहेंगे प्रेरणा मिली, नई लिपि बनाने की प्रेरणा मिली। लुई को अपनी मंजिल, लुई को नई लिपि बनाने की प्रेरणा मिली। बनाने की प्रेरणा मिली। एक हमारा अंतिम जो वाक्य है उसको भी लिख लेते हैं। आज दृष्टिहीनता और ब्रेल एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। आज
दृष्टिहीनता और ब्रेल एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। बन चुके हैं। तो यदि हम कहें कि आज दृष्टिहीनता की अगर हम बात करें या ब्रेल की बात करें तो दोनों एक दूसरे का अब संबंध लोग जान गए हैं कि अगर जो कोई दृष्टिहीन है तो वह ब्रेल से पढ़ सकता है, या फिर ब्रेल की अगर हम बात करें तो लोगों को पता चल जाता है कि ब्रेल वह माध्यम है, वह लिपि है जिसके द्वारा दृष्टि बाधित पढ़ लिख सकते। तो आज ब्रेल और दृष्टिहीनता का संबंध सब जान गए। तो अब ये नई चीज़ नहीं है, पर्याय मतलब समान अर्थ वाले ही बन गए। तो एक दूसरे का पर्याय बन चुके, मतलब दृष्टिहीनता या ब्रेल या दृष्टिहीनता का जो संबंध है वो सब जान चुके हैं। दोनों एक दूसरे के समानार्थी ही हैं। तो जब हम ब्रेल की बात करेंगे तो दृष्टिहीनता का हमें पता चल जाएगा कि, और दृष्टिहीनता की बात करेंगे तो ब्रेल का भी पता चलेगा। ब्रेल वह लिपि है जिसे दृष्टिहीन पढ़ लिख सकते हैं। तो यही हम लिखेंगे आज दृष्टिहीनता और ब्रेल का संबंध सब जानते हैं। आज दृष्टिहीनता और ब्रेल, दृष्टिहीनता है, दृष्टिहीन में बड़ी ई की मात्रा है। दृष्टिहीनता और ब्रेल का संबंध सब जान गए हैं। तो ये था हमारा स्पष्ट करो। अब हम चलते हैं भाषा से, व्याकरण से संबंधित जो भाग है उस पर चलते हैं। ये बहुत आसान है। तो शुरू करते हैं भाषा से। आपको पता ही है व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो आज हम इसे हल करेंगे। भाषा से प्रश्न है पहला, पढ़ो और समझो। पढ़ो और समझो। तो पहले मैं शब्दों को लिखता हूँ, जरा इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। क भाग है, इसके दो भाग हैं, क और ख। मैं पहले क लिख रहा हूँ। दृष्टिहीन, ये बना है दो शब्दों के मेल से। दृष्टि जमा हीन, और इसका अर्थ होता है दृष्टि से हीन।
इसका क्या अर्थ होता है? दृष्टि से हीन। दृष्टि से हीन। दृष्टि जमा हीन, दृष्टि से हीन। दूसरा है वर्णमाला। वर्णमाला, वर्ण जमा माला। वर्ण जमा माला, ये बना है, इसका अर्थ है वर्णों की माला। वर्णों की माला। तीसरा हमारा शब्द है कार्यशाला। कार्यशाला, ये बना है कार्य जमा शाला। कार्य जमा शाला, कार्य के लिए शाला। कार्य के लिए शाला, कार्य करने का स्थान। कार्य करने का स्थान कार्यशाला। पुस्तकालय। पुस्तकालय, ये बना है पुस्तक जमा आलय। पुस्तक जमा आलय, बना पुस्तकों का आलय या पुस्तकों के रखने का स्थान। पुस्तकों का आलय। का आलय, तो वह स्थान जहाँ पुस्तकों को रखा जाता है पुस्तकालय कहलाता है। तो ज़रा ध्यान से इसको पढ़ा जाए, पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये हमारा दूसरा है, पढ़ो और समझो। दृष्टिहीन। दृष्टिहीन दो जो है शब्द है, दो अलग अलग शब्दों से बना है। दृष्टि जमा हीन। दृष्टि से हीन मतलब जो हीन मतलब के बिना। हीन का अर्थ होता है दृष्टि के बिना। तो दृष्टिहीन दो शब्दों से बना है, दृष्टि जमा हीन। दृष्टिहीन, दृष्टि से हीन मतलब दृष्टि के बिना या दृष्टि से हीन, दोनों ही हम बोल सकते हैं। ठीक उसी तरह वर्णमाला, ये जो शब्द दो शब्दों से बना है, वर्ण जमा माला। ये प्लस का निशान जो है इसे जमा या धन भी पढ़ा जाता है। तो वर्ण धन माला या वर्ण जमा माला, वर्णों की माला। वर्णमाला आपने पढ़ाई ही है व्याकरण में। तो वर्ण जमा माला मतलब वर्णों की माला वर्णमाला कहलाती है। कार्यशाला, ये दो शब्दों से बना है, कार्य जमा शाला। शाला का होता है स्थान। तो कार्य के लिए शाला मतलब कार्य के लिए स्थान। तो अगला है पुस्तकालय। पुस्तक जमा आलय, पुस्तकों का आलय। पुस्तक वह स्थान जहाँ पुस्तकों को रखा जाता है वह पुस्तकालय कहलाता है। तो हमने देखा दो शब्दों के मेल से ये शब्द बने हैं, जैसे कि दृष्टिहीन, अर्थ क्या है? दृष्टि के बिना। वर्णमाला, वर्णों की माला। कार्यशाला, वह स्थान जहाँ पे कार्य किया जाता है। जैसे हम कहें कि लुई के पिता एक छोटी सी कार्यशाला चलाते थे जहाँ पे वे घोड़े के लगाम और जीन बनाया करते थे। तो इसे कार्यशाला कहा जाता है, जहाँ पे औजारों का प्रयोग करके किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है। पुस्तकालय, पुस्तक जमा आलय, पुस्तकों का आलय। आलय स्थान के लिए बोला जाता है, वह स्थान जहाँ पुस्तकों को रखा जाता है ताकि लोग आसानी से पढ़ और समझ सकें। तो ये था हमारा पहला भाग। अब दूसरे भाग पे चलते हैं। ये है हमारा ख। तो इसको पढ़ करके हमने समझा, क्या समझा? क्योंकि लिखा है पढ़ो और समझो। हमने ये समझा
कि कई शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं और मेल के बाद इनका अर्थ अलग हो जाता है। जैसे दृष्टि, देखने की, नज़र को कहा जाता है दृष्टि, और दृष्टिहीन जिसके पास दृष्टि न हो, दृष्टि से हीन को दृष्टिहीन कहा जाता है। वर्णमाला, वर्ण हमें पता है, वर्ण व्याकरण के अनुसार से वर्ण दो प्रकार के होते हैं, और माला ये लिखने का क्रमबद्ध तरीके से लिखने का ढंग। तो वर्णों की माला वर्णमाला कहलाती है, जिसमें स्वर और व्यंजन को क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है। कार्य जमाशाला, कार्यशाला वह स्थान जहाँ काम किया जाता है, कार्य, वो क्या कहलाता है? कार्यशाला। तो दो शब्द से बना है कार्य, कार्य का मतलब होता है काम, शाला जगह, तो काम करने के लिए स्थान या शाला। अगला है पुस्तकालय, पुस्तक जमा आलय, पुस्तकों का आलय, पुस्तकालय कहलाता है। अगला है ख, विकास, विकास, विकसित, विकसित, अविकसित, अविकसित, और विकासशील, विकासशील। तो जरा इसको ध्यान दिया जाए। विकास शब्द है, विकास तो ये मूल शब्द है। हमारा जो पहला वाला शब्द है वो मूल शब्द है, और मूल शब्द से बनने वाले जो शब्द हैं उसी शब्द परिवार के होते हैं। हमें पता है विकास से बना है विकसित। जैसे भारत, हम कहेंगे एक विकासशील देश है, मतलब विकास कर रहा है। यूरोप के देश हैं वो विकसित देश कहलाते हैं। जैसे फ्रांस एक विकसित देश, विकसित। अविकसित जो अभी जिसका विकास नहीं हुआ है, तो कुछ अफ्रीका के देशों को कहा जाता है कि वो अविकसित है। तो ये तीनों शब्द बने हैं विकास। मूल शब्द क्या हो गया? विकास। विकास से विकसित भी बना, अविकसित भी बना, और विकासशील भी बना। अगला है हमारा ग, अरे प्रकाश, प्रकाश मूल शब्द है, इससे बनने वाला है शब्द प्रकाशित। फिर है प्रकाशक, फिर बारी आई प्रकाशन। तो ये अलग अलग शब्द हैं। मूल शब्द है प्रकाश, प्रकाशित। जैसे कि पुस्तकें जो होती है वो प्रकाशित होती हैं। जैसे हमने पाठ में भी पढ़ा, ब्रेल लिपि का प्रकाशन किया गया। प्रकाशक जो पुस्तकों को प्रकाशित करती है उसको प्रकाशक कहा जाता है। और प्रकाशन करना मतलब लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना। तो प्रकाश मूल शब्द है, इसी से सारे तीनों शब्द प्रकाशित, प्रकाशक और प्रकाशन। उसके बाद उत्साह, तीसरा शब्द है उत्साह, उत्साह, उत्साहित, उत्साहित, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, उसके बाद प्रोत्साहित, प्रोत्साहित।
तो उत्साह, उत्साह से बना उत्साहित। बच्चे खेलने के लिए उत्साहित। बच्चों को इनाम क्यों दिया जाता है? प्रोत्साहन के लिए, ताकि वो अपना काम और अच्छी तरह से और लगन से करें। तो प्रोत्साहित, प्रोत्साहन से प्रोत्साहित। तो मूल शब्द है उत्साह। उत्साह को जोश भी बोलते हैं। उत्साहित, जोश दिलाना। प्रोत्साहन, कुछ जैसे कि प्रोत्साहन में हम कहेंगे शाबाशी देना भी प्रोत्साहन ही कहलाता है। और बच्चों को लगातार प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे उसी जोश से काम करते रहें। अगला है नम्र। हमारा अगला है नम्र। नम्र से बना नम्रता। उसके बाद में है विनय, विनम्र, विनम्र और विनम्रता। तो मूल शब्द क्या है यहाँ पे? मूल शब्द है नम्र। नम्र स्वभाव से नम्रता बनता है। विनम्र रहना चाहिए, विनम्रता। मूल शब्द है नम्र से ही ये सारे शब्द बने हैं। उसी तरह चिंता, चिंता, चिंतित, चिंतित। फिर है चिंतनी, चिंतनी। और है निश्चिंत, निश्चिंत। जिसे कोई चिंता ना हो, हम कहेंगे चिंता का जो विलोम शब्द निश्चिंत होता है। निश्चिंत अर्थात जिसे चिंता न हो, निश्चिंत, चिंता के बिना। और अंतिम शब्द है दर्शन। हमारा अंतिम शब्द है वो है दर्शन। दर्शन का है प्रदर्शन, प्रदर्शन। फिर बना प्रदर्शनी, प्रदर्शनी। और फिर है प्रदर्शित, प्रदर्शित। हाँ, तो इसे भी देख लेते हैं। दर्शन, दर्शन से शब्द है बनने वाला ये मूल, दर्शन मूल शब्द है। तो ये जितने भी हमने देखा ये सारे मूल शब्द। तो पहला वाला जो शब्द था सबका, ये मूल शब्द है। और बाकी जो बने हैं हम कहेंगे जैसे विकास से विकसित, अविकसित, विकासशील, ये इसी मूल शब्द से बनने वाले शब्द हैं। इन्हें कहा जाता है कि इसी शब्द के शब्द परिवार के, विकसित, अविकसित और विकासशील, विकास शब्द के परिवार के। उसी तरह ठीक दर्शन, प्रदर्शन, प्रदर्शनी, प्रदर्शित, इनके अर्थ भी अलग अलग है। दर्शन देखने को बोला है, जैसे मंदिर में लोग दर्शन करने जाते हैं, किसी बड़े व्यक्ति को देख के कहते हैं आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। प्रदर्शन मतलब दिखाना। जैसे हम देखते हैं जो खिलाड़ी होते हैं अपना प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शनी वह स्थान होता है जहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है, एग्जीबिशन। आपने सुना होगा प्रदर्शनी, एग्जीबिशन। और प्रदर्शित, दिखाया जाने को प्रदर्शित किया जाता है। तो जैसे ओलंपिक खेलों में अलग अलग खेलों को प्रदर्शित किया जाता है दूरदर्शन के माध्यम से, ताकि लोग देख सकें। तो ये था हमारा मूल शब्द और उनसे बनने वाले शब्दों के बारे में। तो बच्चों, इसे आपको पढ़ना है और समझ करके इसे याद करना है। तो हमने इसमें दोनों भाग कर दिए हैं। कल हम इसका दूसरा प्रश्न, भाषा से का दूसरा प्रश्न करेंगे।